सामने एक और ले रहा हूं, ESOP, न्यू कॉन्सेप्ट। ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। नहीं बेटा, अब ये स्लाइड में स्टार्टिंग से शो नहीं कर सकता क्योंकि अब मैं आगे बढ़ गया। अब आप मैं भेजूंगा उससे से नोट कर लेना, है ना बेटा? ठीक है, आगे बढ़े ना अपन। क्यों, कोई बच्चा डिमांड कर रहा है कि सर स्लाइड दिखा दो। हाँ, वेरी गुड। अब सुधर गए आप लोग, एक दिन में सुधार दिया मैंने आप लोगों को। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान बेटा क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं कंपनी हूं, आप मेरी कंपनी के एम्प्लॉय बनने को तैयार हो कि शर्म आ रही हो? तो मैं एम्प्लॉय बन जाता हूं, बोलो। आप कंपनी बन जाओ, डायरेक्टर बन जाओ, आपको इच्छा हो तो बनना है, चलेगा? मैं कंपनी डायरेक्टर, आप एम्प्लॉय, पर दादागिरी तो एम्प्लॉय की चलती है। आप मेरी कंपनी के एम्प्लॉय है और आपका पैकेज 18 लाख रुपए साल का है। बस बेटा, अभी क्या जान लोगे मेरी? अभी तुम्हें सीए फाउंडेशन पास तो हो, सीए हो जाओगे तब बोलूंगा 30 लाख, अभी तो 18 लाख। अब पर आप मेरी कंपनी के 18 लाख के एनुअल पैकेज पर हो और आपको दूसरी कंपनी 20 लाख देने को तैयार है, आप तो एम्प्लॉय ठहरे। ये छोड़कर 2 लाख के लालच में दूसरी कंपनी चले जाओगे। अब मैं आपको कैसे रोकूं? मैं चाहता हूं कि आप मेरी कंपनी में टिके रहो, पर उसके लिए आप मुझे कहोगे कि भाई मेरे पास देखो अपॉइंटमेंट लेटर है 20 लाख का, आप भी दो 20 लाख। मैं कहूंगा भाई तुझे 20 लाख दे दिया तो सारे एम्प्लॉय उठ के आ जाएंगे दूसरे कि सर हमें भी बढ़ा के दो ना, इसको दे रहे हो, इसकी सैलरी बढ़ा रहे हो, हमारी भी बढ़ाओ। मैंने कहा भाई ऐसा तो होगा नहीं। तो बोली ठीक है भाई, आप बोल रहे मैं जाता हूँ, आप जाओगे दूसरी कंपनी में और मुझे एक, वैसे तो आपके जैसे एम्प्लॉय गया तो अच्छा ही है, पर चलो छोड़ो उस बात को। मान लो कि नहीं, आप बहुत अच्छे हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, बहुत ईमानदारी से काम करते हो, मान लो कि ऐसा मान लेते हैं अपन, मान लेते हैं। अब मैं चाहता नहीं हूं कि आपको मैं जाने दूं। अब ऐसा क्या करूं कि आपकी सैलरी 18 लाख ही रहे और आप मेरी कंपनी में टिक भी जाओ? या तो मैं गन लेके खड़ा हो जाऊं कि जाके दिखा, जाके दूसरी कंपनी में देख, बाहर निकल के देखना फिर, या तो ऐसा करूं। पर ऐसा तो कर नहीं सकता क्योंकि मैं एक शरीफ इंसान हूं। तो मैंने एक तरीका यूज किया जो किसी जमाने में सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस ने यूज किया था। वो क्या करा, मैंने आपको एक लालच दिया और एक लालच देकर आपको कंपनी में रोक लिया। वो लालच क्या दिया कि देखो भाई मेरी कंपनी है, उसका शेयर्स मार्केट में बिक रहा है 300 में, मार्केट प्राइस उसकी आज 300 है, तुम 2 साल टिक जाओ, 2 साल मेरी कंपनी में टिक जाओ बस। 2 साल के एंड में तुम्हें मैं एक सर्टेन नंबर ऑफ शेयर जिसकी मार्केट प्राइस आज 300 है, 2 साल बाद में तुम्हें वही शेयर मैं तुम्हें 220 रुपए में दे दूंगा। 80 रुपए की डिस्काउंट पर वो शेयर तुम्हें इश्यू कर दूंगा, 80 रुपए की सब्सिडाइज रेट पर वो शेयर इश्यू कर दूंगा। 2 साल टिकना पड़ेगा। जैसे 2 साल एंड हो गए, जैसे 2 साल एंड हो गए, तुम्हें एक अधिकार मिल जाएगा और मेरी लाइबिलिटी बन जाएगी और आपका ऑप्शन बन जाएगा कि आप मुझसे वो शेयर जिसकी मार्केट प्राइस आज 300 है, जिस दिन मैं स्कीम अनाउंस कर रहा हूं, 300 रुपए का शेयर में 220 में दूंगा और ऐसे में तुमको कितने शेयर दे दूंगा? 2500 शेयर दे दूंगा। आप 2500 शेयर्स के लिए एलिजिबल होंगे, आपको ऑप्शन होगा, कंपल्शन नहीं। आप चाहो तो 2 साल के एंड में आपको एक राइट आपको मिल जाएगा। वो राइट, ये राइट दिलवाएगा आपको कि आप मुझसे 2500 शेयर 220 में खरीद सकते हो। आपका ऑप्शन है, खरीदना चाहो तो खरीदो, ना तो मत खरीदो। लेकिन मेरे तो कमिटेड हूं, मुझे तो देने पड़ेंगे। यदि आप वो 220 रुपया लेकर आए तो मुझे 2500 शेयर तक आपको देने पड़ेंगे। अब सोचो, यदि आप उस लालच में रुक गए तो देखो आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ ओवरऑल। अब आप सोचो ओवरऑल आपको क्या लग रहा है, मार्केट रेट कितना है? 2 साल बाद भी उम्मीद करो कि 300 ही रहेगा, ये मान लो 2 मिनट के लिए कि 2 साल बाद भी मार्केट रेट 300 या उससे ऊपर होंगे, 300 भी रह जाएंगे, तो आपको शेयर कितना मिल जाएगा? 220 में। एक शेयर पे कितना कमाओगे? मार्केट रेट 300 होगा, कंपनी देगी 220 में प्रति शेयर, आप खरीद कर 220 में खरीद कर 300 में बेच सकते हो।
कितना रुपए कमा लोगे? 80 रुपए पर शेयर। कितने शेयर पे? 2,500 इंटू 80 कितना? 2,500 इंटू 80 रुपया, 2 लाख हो रहा है क्या? तो मुझे नंबर ऑफ शेयर बढ़ाने पड़ेंगे। 5,000 शेयर को चलो कर दिए मैंने, 6,000 शेयर कर दिए। अब मैंने आपको कितने शेयर कर दिए? 6,000 शेयर का लालच दिया। अब देखो आप, यदि आप दूसरी कंपनी में जाते तो पैकेज कितना मिलता? 20 और 20 है ना, और मैं कितना दे रहा हूं? 18 और 18, मैं दे रहा हूं 2 साल का 36 लाख। दूसरी कंपनी दे रही थी 40 लाख। आप दूसरी कंपनी में जाते तो कितने फायदे में होते? 4 लाख के फायदे में होते कि नहीं होते? तो दूसरी कंपनी में जाने की बजाय आपने मेरी कंपनी में रुक गए, आपने 4 लाख गंवा दिए। लेकिन आपको 4 लाख गंवाए, लेकिन कितना फायदा हो गया? 2 साल बाद मैंने आपको 6,000 शेयर इशू कर दिए 220 में, 80 रुपए कम पर। तो 6,000 इंटू 80, 4 लाख, 480 का फायदा हो गया। ओवरऑल आपको क्या रहा? दूसरी कंपनी में जाना फायदेमंद था या मेरी कंपनी में टिकना? अच्छा, इसका अब देखो, मैंने आपको 2 साल बाद 6,000 शेयर इशू किए 220 में, तो आपको तो फायदा हो रहा है। मुझे क्या हुआ? बस मुझे मेरी जेब में रुपया गया है और उल्टा आया है। 6,000 शेयर मैंने आपको इशू किए हैं 220 में, मुझे आपको सिर्फ शेयर इशू करने पड़े और कोई नुकसान नहीं हुआ। तो मैंने आपको सस्ते रेट पर शेयर इशू कर दिए, तो मैंने आपको इस लालच से रोक लिया। क्या मुझे आपको बढ़ावा पैकेज देना पड़ा? नहीं, सिर्फ क्या करने पड़े? सस्ते शेयर्स इशू करने का मैंने आपको कमिटमेंट दे दिया और शेयर इशू करके मैंने आपको रोक लिया। तो आप मेरी कंपनी में उस लालच में रुक गए, अदरवाइज आप कंपनी छोड़कर चले जाते। तो ये जो स्कीम है जिसमें कंपनी एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए, एम्प्लॉय को रोकने के लिए क्या करती है? कम रेट पर शेयर इशू करने का कमिटमेंट कर देती है, ऑप्शन दे देती है कि भाई तुम चाहो तो ये शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो इस रेट पर, या फिर और भी तरीका है। चलो ये बात हटाओ कि आप कंपनी छोड़कर जाना चाहते हो। कंपनी, ये एक दूसरा एग्जांपल आपसे मैं चाहता हूं कि आप मेरी कंपनी में दिल लगाकर, मन लगाकर और अच्छा समय देकर इफिशिएंटली वर्क करो। तो मैंने आपको इफिशिएंटली वर्क करने के लिए मेरे एक तरह से मेरे प्रॉफिट में पार्टनर बना लिया, और मैंने क्या कहा कि भाई बढ़िया काम करो। यदि तुम लोगों के इस वजह से, काम की वजह से, या जो भी तुम अच्छा काम करोगे तो डेफिनेटली हमारी कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। अभी हमारी कंपनी के प्रॉफिट है 120 करोड़। कल को तुमने एफर्ट डाले और प्रॉफिट 150 करोड़ पार पहुंचा दिए। जैसे ही तुमने प्रॉफिट 150 करोड़ क्रॉस कर दिए, मैं कमिट करता हूं कि मैं आपको सभी को, सारे एम्प्लॉय को 1,000 शेयर, जो 300 वाला है वो 220 में दे दूंगा। सभी को 1,000 शेयर खरीदने का अधिकार होगा 220 में, जबकि मार्केट रेट 300 होगा। क्या होगा इससे? आपको प्रति शेयर कितने का फायदा हो रहा है? 80,000 शेयर पर 80,000 का आपको बोनस मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? आपको 80,000 मिल जाएगा। मार्केट में आप खरीद लोगे मुझसे 220 में, बेच दोगे 300 में, 80 रुपए प्रति शेयर कमाओगे। 1,000 शेयर पर 80,000 कमा लोगे। और मुझे फायदा क्या हो गया? मैंने आपको शेयर सस्ते इशू कर दिए, पर मेरा प्रॉफिट 120 करोड़ से बढ़कर 150 करोड़ क्रॉस कर गया। और नहीं क्रॉस कर पाएगा तो ये मैं शेयर आपको नहीं दूंगा, और क्रॉस कर गया तो मैं आपको शेयर दे दूंगा। तो ये जो एम्प्लॉय को सस्ते शेयर इशू करने का जो कंपनी कमिटमेंट करती है, वो जो स्कीम है, उस स्कीम या प्लान को कहा जाता है एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। पहली बात तो ये प्लान है। हाँ सर, ये प्लान ही तो है। किसके लिए है? एम्प्लॉय के लिए है। शेयर्स का है तो स्टॉक नाम हो गया, और ऑप्शन है कि कंपल्सन आपके लिए, आप चाहो तो खरीदो। आप 1,000 शेयर का, मान लो आपको मेरा प्रॉफिट आपने 150 करोड़ पहुंचा दिया, मैंने कह दिया कि भाई आप सभी 1,000 शेयर के लिए एलिजिबल हो। मैं पहले कमिट कर चुका हूं, जैसे आप प्रॉफिट 150 करोड़ पहुंचाओगे आप 1,000 शेयर के लिए एलिजिबल हो ही जाओगे। ऑप्शन आप में निहित हो जाएगा, वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब आपके लिए ऑप्शन है, मेरे लिए कंपल्सन। आप चाहो तो शेयर खरीदो, चाहो तो मत खरीदो, पर मैं तो देने के लिए बाउंड हूं। हाँ, मार्केट रेट 300 से नीचे आ गया तो आप शायद, मार्केट रेट 210 आ गया तो आप क्या 220 में मुझसे खरीदोगे? मार्केट में कितने मिल रहा है तो मुझसे क्या 220 में लोगे आप? पर मार्केट 320 पहुंच गया तो मुझसे 220 में ले जाओगे। तो आपका ऑप्शन है कि आप मुझसे खरीद भी सकते हो, नहीं भी। तो ये जो स्कीम है जिसमें कंपनी अपने एम्प्लॉय को कुछ शर्तें पूरी करने पर सब्सिडाइज रेट पर, सर्टेन नंबर ऑफ शेयर, सर्टेन प्राइस पर, डिस्काउंटेड रेट पर देने का कमिट करती है, प्रॉमिस करती है, तो वो प्लान क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब इसको मैं लिखवाऊं क्या?
क्या लिखा हुआ याद रह जाएगा? इट इज ए प्लान। लिखाऊं? ठीक है बेटा, लिखो। इट्स एन ऑप्शन given to employees of company to buy certain fixed number of shares at a rate less than market price on fulfillment of certain condition. It's an option given to employee of company to buy certain fixed number of share at a rate less than market price on fulfillment of certain condition. क्या ये जो मैंने बताया और लिखाया वो मैच कर रहा है? कंपनी ने एक ऑप्शन दिया है, कंपल्सन नहीं कि भाई तुम ये ऑप्शन है, तुम हमसे एक निश्चित संख्या के शेयर खरीद सकते हो, वो भी कम रेट पर उसके लिए तुम्हें कोई शर्त पूरी करनी होगी। एक शर्त जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि भाई 2 साल टिक जाओ, 3 साल टिक जाओ, 1 साल टिक जाओ, ये शर्त हो गई। या फिर हमारा टर्नओवर 600 करोड़ पहुंचा दो, या टर्नओवर 800 करोड़ पहुंचा दो, या प्रॉफिट 120 करोड़ पार लगा दो, 150 करोड़ पहुंचा दो। वो जो भी कंडीशन कंपनी रखे, उस कंडीशन के फुलफिल होने पर, उस शर्त के पूरा होने पर कंपनी एम्प्लॉय को मार्केट रेट से कम रेट पर शेयर देने का कमिट करती है और एम्प्लॉय को ऑप्शन देती है। तो ये क्या हो गया? ये प्लान क्या हो गया? ये स्कीम का नाम क्या हो गया? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इज इट ओके? अब बेटा ये पूरा का पूरा एक चैप्टर हुआ करता था जो सिलेबस से हटा लिया गया। मेरे जितने अच्छे अच्छे चैप्टर सब तो हटा ही लिए इन्होंने, जिसके अंदर कुछ लॉजिक या प्रैक्टिकल लाइफ में सब चीज़ होती थी। पर ये इंस्टीट्यूट है, कुछ भरोसा नहीं, आज हटा लिया, अगले सिलेबस में फिर आप अगले सिलेबस तक तो सीए बन जाओगे, लेकिन कोई भरोसा नहीं अगले सिलेबस तक तो ये फिर से ले आएंगे। नहीं नहीं, ये चैप्टर जरूरी है। हर कमेटी जो आती है नहीं, वो अपना चेंजेस चाहती है कि हमने नया सिलेबस लाया। अच्छा क्या करना, ये चैप्टर उधर डाला था इधर लाओ, वो फाउंडेशन में था इंटर में लाओ, अच्छा इंटर वाला फाउंडेशन में ले जाओ, फाइनल वाला इंटर में ले आओ, इंटर वाला फाइनल में ले जाओ। शिफ्ट ये करते रहते बस, वही चैप्टर घुमा फिरा कर इधर उधर करते रहते हैं और नया सिलेबस बन जाता है। इतने सालों से देख रहा हूँ। हाँ, इस बार उन्होंने कुछ चैप्टर काफ़ी कुछ हटाए भी हैं, पर ये चैप्टर तो कॉर्पोरेट प्रैक्टिकल अप्रोच के थे, ये क्यों हटाए भगवान जाने। पर ठीक है, अब जो भी है मुझे नॉलेज देना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने किसी एक क्वेश्चन में इसका पॉइंट डाल दिया ईसॉप का। अब इसकी अकाउंटिंग क्या होती है, तो मैंने आपको मीनिंग बता दिया है क्या, इसकी अकाउंटिंग क्या होती है वो समझिए। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से मैं क्लियर करता हूँ। एग्जाम्पल एग्जाम्पल और मैं एग्जाम्पल उतना ही ले रहा हूं जितना मेरे लिए क्वेश्चन में जरूरी है। ऑन 1 अप्रैल 2023 कंपनी अनाउंस्ड allotment of 1 share of ₹100 at rupees 120
थैंक यू बेटा। हाँ बेटा, वो ये बात है, आपने पढ़ाया होगा, शायद पढ़ा है लॉ में इसको, तरुण सर ने पढ़ाया स्प्लिट इक्विटी वगैरह कुछ। चलिए देखते हैं क्या लिख लिया आपने। कंपनी ने अनाउंस किया है एक शेयर 100 वाला 120 पर इशू करेगी 1 साल बाद। कब? 1 अप्रैल 24 को। शर्त क्या है? शर्त है इफ एम्प्लॉय रिमेन इन कंपनी टिल 31 मार्च 24। 1 अप्रैल 23 को अनाउंस किया कि तुम यदि 31 मार्च 24 तक कंपनी में टिकोगे तो हम तुम्हें 180 रुपए वाला शेयर 120 में 60 रुपए सस्ता दे देंगे। शर्त है 1 साल कंपनी में टिकना पड़ेगा, पर कंपनी अलॉट कब करेगी? 1 अप्रैल 24 को अलॉट करेगी, पर शर्त क्या है? 31 मार्च 24 तक उसे रुकना पड़ेगा। उसके अगले दिन एम्प्लॉय को ये ऑप्शन होगा कि वो एक शेयर खरीद ले। ठीक, अब ये तो क्वेश्चन हुआ। सॉल्यूशन, यहां पर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये अकाउंटिंग बिल्कुल यूनिक है, जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। होती तो अच्छा होता। देखिए देखिए बेटा, अब यहां पर मैं कंपनी हूं, मैं आपको 180 वाला शेयर 120 में दे रहा हूं, तो 60 रुपीज मेरे लिए लॉस है या कॉस्ट है? ये कॉस्ट है या लॉस है? मैं जानबूझ कर कर रहा हूं ये, या बाय इंसिडेंट, बाय एक्सीडेंट हो गया? और जानबूझ के कभी लॉसेस नहीं होते। लॉसेस होते हैं बाय एक्सीडेंट, बाय इंसिडेंट, और लॉसेस से कोई बेनिफिट नहीं मिलता। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये जानबूझ के नहीं, अपने आप हो जाते हैं, एक्सीडेंट से होते हैं और इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता। और जो जानबूझकर किए जाते हैं और जिससे कोई लाभ होता हो, बेनिफिट मिलता हो, वो लॉस नहीं, कॉस्ट है, एक्सपेंस है। तो मैं आपको 180 वाला शेयर 120 में दे रहा हूं, ये मैं आप पर कोई मेहरबानी कर रहा हूं या आपको कम पैकेज में रोकने का एक तरीका है? तो इसमें मेरा बेनिफिट ये, आज मैं ये स्कीम नहीं लेता तो मुझे आपको बढ़ावा पैकेज देना पड़ता, सैलरी बढ़ा के देनी पड़ती, तो वही वो भी मेरी एक्सपेंस बढ़ता कि नहीं बढ़ता? उसकी जगह मैंने दूसरा तरीका यूज कर लिया, उसमें मेरी जेब से कैश जाता। यहाँ कैश नहीं जा रहा, बस बल्कि बस सस्ते शेयर इशू करने पड़ रहे हैं, उल्टा कैश आ रहा है। तो कैश आउटफ्लो रोकने के लिए मैंने ये स्कीम ला दी। अब ये 60 रुपीज जो है ना बेटा, आज ये शेयर मार्केट में इशू करता तो मुझे कितना मिल जाता? आपको नहीं, पब्लिक को इशू करता तो कितना मिलता? 180। आपको कर रहा हूँ 1 साल बाद, तो मुझे 60 रुपीज आपसे कम मिल रहा है, ये मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, ये मेरा एक्सपेंस है। और हमें एज पर नॉर्म्स इसे एज एन एक्सपेंस बुक करना होगा। आपके सिलेबस का ऐसा भले नहीं है, पर मुझे बताना होगा कि ये 60 रुपया मुझे एज एन एक्सपेंस बुक करना होगा। इज इट क्लियर? तो आप अभी एंट्री लिखे मत, मैं आपको जब शेयर इशू करूंगा तो मुझे आपसे कितना आएगा? 100। ये एंट्री लिखना मत, मैं इसको काटने वाला हूं क्योंकि गलत है। गलत चीज क्यों बता रहा हूं? पर ठीक है, ठीक है, कुछ अच्छा करने के लिए कुछ गलत भी करना पड़े तो बुरा नहीं। मैंने 120 पे शेयर इशू किया, 120 डेबिट किया, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी आएगी? हे भगवान, कहाँ से आए हो? अरे इक्विटी शेयर तो हमेशा फेस वैल्यू पे आती है, क्या ये आपको आज पहली बार पता पड़ा? तो 180 कैसे आ रही थी? इक्विटी शेयर केवल कितने से क्रेडिट होती है? कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होती है, मेरे ख्याल से आपको पढ़ाया गया होगा। तो 100 रुपए से फेस वैल्यू से क्रेडिट होती है, वो कर दिया बेटा हमने। तो बैंक डेबिट 120, टू शेयर कैपिटल 100, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20। ये तो हमारी बहुत यूजुअल सी एंट्री है, ये मैंने आपको समझाई नहीं, बताई नहीं, सिर्फ याद दिलाई है। क्या इसमें भी कष्ट है? नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। अब कष्ट होगा, अभी तक कोई कष्ट नहीं। अब देखो क्या करना चाहता है जो नॉर्म से, वो 60 रुपीज का खर्चा भी बुक करना पड़ेगा एज ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने सुनी होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
कॉस्ट में पड़ी है, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मैं पब्लिक को इशू करता तो मुझे 180 मिलता, आपको इशू किया तो 1, मैंने 60 रुपीज़ जो खोया वो मेरी अपॉर्चुनिटी एक कॉस्ट है, लॉस नहीं है, मैंने इसका फायदा उठाया है। आपको एम्प्लॉय को कंपनी में कम पैकेज पर रोक कर फायदा उठाया है, तो ये मेरी 60 रुपीज़ कॉस्ट है। इस कॉस्ट का क्या नाम दिया जाए? इसको बोलते हैं एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस, ECE, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस। नाम सही है कि गलत? शायद लोगों ने नाम सही रखा होगा। अब ये नाम के पीछे कोई तुक है, वो है थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत। एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस, मेरा वो एग्जांपल सोचिए, वो पहले वाला। आप दूसरी कंपनी में जाते हो तो आपको 20 लाख साल का 4 लाख 40 लाख मिलता, 2 साल का 4 लाख ज़्यादा मिलता, और मैंने आपको 18 लाख पे ही रोक लिया मेरी कंपनी में, तो आपको लॉस हुआ कि नहीं? उस एंगल से मेरे यहाँ 18 और 18 36 मिलेगा, वहां 40 मिलता, कितने का आपको लॉस हुआ? इस एंगल से। जो आपको 4 लाख का लॉस हुआ वो मुझे कॉम्पनसेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं करूंगा तो आप छोड़ जाओगे, दूसरी कंपनी में भाग जाओगे। तो आपके उस 4 लाख के लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए मैंने आपको कितने रुपए का बेनिफिट दे दिया? 4,80,000 का बेनिफिट दिया था। तो 480 क्यों दिया? आपको कॉम्पनसेट, एम्प्लॉय को कॉम्पनसेट करने के लिए दिया गया पेमेंट था 480। इज इट क्लियर? और 480 मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि नहीं? ये 60 रुपये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि नहीं? इसको मैं कहां डेबिट कर दूं? एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस, मतलब एम्प्लॉय को कॉम्पनसेट करने के लिए किया गया एक्सपेंस। आया समझ में? आप मेरी कंपनी में नहीं टिकते तो बाहर जाते तो कितना मिलता? 40 लाख। मेरी कंपनी में मिला 36 लाख, कितने का लॉस हुआ? 4 लाख। उस 4 लाख के लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए मैंने आपको मेरे शेयर सस्ते दे दिए, 480 का डिस्काउंट दे दिया। तो 480 का डिस्काउंट क्यों दिया? आपके उस 4 लाख के लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए। तो नाम क्या हो गया बेटा इसका? एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस। अब मैं 10 बार भी बोलूंगा तो यही बोलूंगा, 20 बार बोलूंगा तो भी ये बोलूंगा, और 2 बार बोलूंगा तो भी ये बोलूंगा। क्या करूं, 2 बार या 20 बार? 2 बार में हो गया। अब आपको ज्यादा सुनने की इच्छा है तो मेरे वीडियो को रिपीट मारते रहना, घर पे बैठ के देखते रहना, ये क्या होता है, ये क्या होता है, बोल रहा यही मेरी टेप वही की वही बार बार चलेगी। मैं कितने वेरिएशन लाऊंगा? तो ये जो डिस्काउंट है इसको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस। अब ये 60 रुपये डेबिट होगा तो इसकी करस्पॉन्डिंग क्रेडिट भी देनी पड़ेगी, तो ये इसको प्रीमियम में जोड़ देते हैं। कहाँ जोड़ देते हैं? इधर एक्सपेंस इधर गेन, इधर एक्सपेंसेस डेबिट करना पड़ेगा तो करस्पॉन्डिंग क्रेडिट देनी पड़ेगी। वो क्रेडिट कहाँ कर देंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम में दे देंगे। तो एंट्री क्या हुई? बैंक डेबिट 120, एक्सपेंस डेबिट 60, टू कैपिटल 100, और बचा हुआ अमाउंट कहाँ डाल दो? सिक्योरिटी पेमेंट डाल दो। ये है एंट्री ऑफ इसॉप। अब मैं अब यहां पर ये तो मैंने आपको कहा था रफ। आप कहेंगे सर ये बताकर आप गलत बोल रहे हो। बस में कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट यही है, पर मैं इसमें कुछ चेंज आने वाला हूं। मुझे आपको समझाना था, तो यहां पर मुझे आपको एक चीज लिखानी पड़ेगी। पहले लिखिए एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस। मार्केट प्राइस 180 है। एक मिनट बेटा, हम कुछ समझते हैं पहले। मार्केट प्राइस 180 है, लेस प्राइस ऑफर्ड, दैट इज इशू प्राइस 120 है। ये जो 60 रुपीज है ना, यही है एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस, दैट इज डिस्काउंट टू एम्प्लॉइज। Not a loss but an expense for company।
ये कंपनी के लिए लॉस नहीं, एक्सपेंस है। कंपनी ने जानबूझकर स्कीम अनाउंस की है अपने फायदे के लिए। ये डिस्काउंट कंपनी ने जानबूझकर दिया है, अपने फायदे के लिए डिस्काउंट दिया है, तो ये कंपनी के लिए एक्सपेंस हुआ। हाँ बेटा, 60 रुपीज़ प्रीमियम में क्रेडिट करने पड़ेगा ना, और कहाँ क्रेडिट करेंगे? कैपिटल में तो 100 रुपये आएगा, तो बचा हुआ 60 प्रीमियम में जाएगा। अच्छा, ये कंपनी 1 साल बाद एम्प्लॉय को ऑप्शन है या कंपल्सन लेना ही पड़ेगा, या लेना चाहे तो ले या ना ले? रेट चेंज होने पर वो अपना ऑप्शन कुछ भी कर सकता है, ज़्यादा कम जो भी हो। रेट बढ़ गए तो एम्प्लॉय तो जरूर अप्लाई करेगा, और रेट घट गए तो शायद ना करे, डिपेंड करेगा एम्प्लॉय पर। ये ऑप्शन है, कंपल्सन नहीं। हाँ बेटा बोलिए। हाँ, सिक्योरिटी पे में क्यों डाला? तो बेटा प्रॉब्लम ये है कि जो 60 रुपये हम एक्सपेंस डेबिट कर रहे हैं वो एक नोशनल एक्सपेंस है। 60 रुपीज जो हम एक्सपेंस बुक कर रहे हैं वो एक्चुअल है नोशनल? एक्चुअल जेब से लगाया, जेब में आने से रह गया, उसको हम कॉस्ट मान रहे हैं। 60 रुपीज जो जेब में आने से रह गया वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसको हम एक्सपेंस मान रहे हैं, तो ये इट इज ए नोशनल कॉस्ट। एक्चुअल में जेब से गया, जब नोशनल कॉस्ट मानोगे तो नोशनल इनकम भी तो माननी पड़ेगी। एक्सपेंस डेबिट करोगे तो कुछ ना कुछ क्रेडिट करना पड़ेगा, तो इधर नोशनल कॉस्ट मानिए, तो इधर नोशनल इनकम माननी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको क्या मान रहे हो कि 120 से उससे लिए और 60 रुपये लिए नहीं, पर हमारा क्या है, एक्सपेंस है। तो कुल शेयर कितने में इशू किया? 120 में तो कैश लिया और 60 रुपये का उसको डिस्काउंट दिया, पर डिस्काउंट को हमने कहा डेबिट किया, मतलब एक तरह से डिस्काउंट डेबिट हो रहा है और प्रीमियम क्रेडिट हो रही है। ओवरऑल दोनों का इफेक्ट क्या हो गया? नलीफाई हो गया, क्योंकि एक्चुअल में एक्सपेंस है ही नहीं, एक नोशनल इनकम है, नोशनल एक्सपेंस और नोशनल इनकम है। जब आप नोशनल एक्सपेंस डेबिट करोगे तो करस्पॉन्डिंग क्रेडिट भी नोशनल देनी पड़ेगी, तो जब नोशनल एक्सपेंस माना है तो ऐसे नोशनल इनकम मानना पड़ेगा, वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसको एक्सपेंस मानोगे तो प्रीमियम क्रेडिट करनी पड़ेगी, ऑप्शन एक्सपेंस नहीं मानोगे तो प्रीमियम क्रेडिट नहीं करनी पड़ेगी। और हमारे जो इस पर गाइडलाइन इशू हुई है कि आपको इसको एक्सपेंस मानना है, और वो भी मैं बताऊंगा, एक्सपेंसेस पूरा डिटेल में जा नहीं सकता, एक्सपेंस मानना भी जरूरी है अभी। तो अब देखो, ये एक्सपेंस हुआ 60 रुपए का, अब एक्सपेंस डेबिट होगा तो करस्पॉन्डिंग क्रेडिट प्रीमियम में जाएगी। अब देखो, अब ये एक्सपेंस, अच्छा एम्प्लॉय को अब देखना बेटा, यहां पर 1 अप्रैल 2023 ऑप्शन ग्रांटेड, यहां ऑप्शन ग्रांट किया गया 31 मार्च 2024 ईयर एंड, और 1 अप्रैल 2024 ऑप्शन वेस्टेड या ऑप्शन एक्सरसाइज, ऑप्शन एक्सरसाइज्ड। इस दिन वो शेयर खरीद सकता है, मतलब अपने ऑप्शन को प्रयोग में ला सकता है, प्रयोग में ला सकता है मतलब उसको एक्सरसाइज कर सकता है, और यहां ऑप्शन वेस्टेड बोलते हैं इसको, ऑप्शन वेस्टेड। 31 मार्च को उसको अधिकार मिल जाएगा, अधिकार मिल गया, ऑप्शन वेस्टेड। अब यहां पर अनाउंस कब हुआ? 1 अप्रैल 23 को। ये अधिकार उसको मिल किस दिन वो शर्त पूरी हो जाएगी? 31 मार्च 24 को उसे कंपनी में टिकना पड़ेगा। इस दिन तक टिक गया तो उसको ऑप्शन मिल गया कि नहीं मिल गया? और खरीद कब सकता है वो? 1 अप्रैल 24 को पैसा देकर खरीद सकता है, पर अधिकार उसमें किस दिन निहित हो गया, किस दिन अधिकार मिल गया? जैसे मैंने अनाउंस किया, जो मैं कर नहीं रहा हूं, फर्जी, कि आज शाम को क्लास 7 बजे तक है, जो जो शाम को 7 बजे तक रुकेगा उसको कल चॉकलेट मिलेगी। तो 7 बजे आपको चॉकलेट मिलेगी कल, लेकिन चॉकलेट का अधिकार किस दिन आ जाएगा? शाम को आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कि कल आएगा? शाम को अधिकार मिल जाएगा, बस वो मिलेगी आपको कल। तो आपको चॉकलेट का अधिकार आज शाम को 7 बजे आप में निहित हो जाएगा। तो जो मैंने कहा था मैं फर्जी बोल रहा हूं, पहले बोल दिया कि ये रियलिटी नहीं है, नहीं तो आप बोलो सर आपने तो प्रॉमिस किया था। तो बेटा
ना क्लास आपकी 7 बजे तक है, ना आप रुकने वाले हो, ना चॉकलेट मिलने वाली है, तो 31 मार्च 24 तक एम्प्लॉय टिक गया तो उसको ऑप्शन उसमें निहित हो जाएगा, उसको बोलते हैं ऑप्शन वेस्टेड। और वो उस ऑप्शन को यूज कब कर लेगा? 1 अप्रैल 23-24 से को वो अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेगा। अब ये जो एक्सपेंसेस है 60 रुपए का, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस, ये किस दिन का खर्चा माना जाए? ये खर्चा कब का माना जाए? 23-24 का या 24-25 का? ये साल है 23-24, ये होगा 24-25, ये है 23-24। बताओ, ये खर्चा जो 60 रुपए का खर्चा माना जा रहा है, कंपनी से खर्च मान रही है, भले वो खर्चा नोशनल है, काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल है, लेकिन वो खर्चा मानना पड़ेगा एज पर नॉर्म्स। तो ये खर्चा किस साल के पीएल में डेबिट किया जाए? हाँ, 24 तो गलत। तो क्या क्या जवाब दिया आपने? 24-25 गलत, तो 23-24 सही। अरे ये तो होगा ही सही, दो में से एक साल तो सही होगा ना। 25-26, 19-20 नहीं सर, कितने अवसरवादी हो आप। 24-25 गलत हो गया, तो ऐसे बोल रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ 23-24 ना। अरे 2 मिनट भी शर्म नहीं आई कि हमने गलत बोला? देखो बेटा, एम्प्लॉय ने हमें सर्विसेज किस साल दी? उसको हमें सैलरी कम देनी पड़ी किस साल में? बेटा किस दिन वो नौकरी छोड़कर जा सकता है? अब 31 मार्च 24 तक रुकना है बस? 31 मार्च 24 की शाम तक रुकना है कि बस 1 अप्रैल की सुबह वो रिजाइन कर सकता है, नहीं कर सकता है? यदि 1 अप्रैल की सुबह 10 बजे आकर वो रिजिग्नेशन लेटर दे दे, तब भी मुझे उसे शेयर देना पड़ेगा, करेक्ट? क्योंकि उसको ऑप्शन तो इसी दिन उसमें निहित हो गया है, ऑप्शन इसी दिन उसमें वेस्ट हो गया है। WAST वाला वेस्ट नहीं, VESTD, ऑप्शन वेस्टेड, मतलब उसमें ऑप्शन निहित हो गया, उसे ऑप्शन मिल गया, उसे अधिकार मिल गया, तो इसके बाद तो नौकरी छोड़ के चले जाएगा। 24-25 में तो शायद वो रहे या रहे चले गया, तो फिर उसने काम कब किया? 23-24। मुझे उस एम्प्लॉय, ये जो मैंने खर्चा किया इसका लाभ कब मिला मुझे? तो फिर ये खर्चा भी 23-24 का मानना चाहिए ना। तो इस, हाँ, यदि मैं उसको ऑप्शन बोलता भाई 1 अप्रैल 23 का ऑप्शन दे रहा हूं और तुझे 31 मार्च 24 नहीं, 31 मार्च 25 तक टिकना पड़ेगा, 2 साल टिकना पड़ेगा, तो मैं तुझे 100 वाला शेयर जिसकी मार्केट प्राइस 180 है 120 में दूंगा, 60 रुपए सस्ता दूंगा। ये 60 रुपए का खर्चा मैं करूंगा, तुझे 60 का डिस्काउंट दूंगा, पर शर्त है तुझे 2 साल टिकना पड़ेगा। तो फिर ये जो मैंने उसको डिस्काउंट दिया, इसका लाभ मैंने कितने साल कमाया मैंने? तो मुझे इस खर्चे को 30 यहाँ और 30 यहाँ पील में डालना पड़ेगा। मुझे इस एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस को 2 ईयर्स तक अमोटाइज करना होगा। इज इट क्लियर? यदि एम्प्लॉय से बेनिफिट 3 साल कमा रहा हूं तो खर्चे को मैं 3 साल पे अमोटाइज करूंगा, पर मैंने इजी करने के लिए एग्जांपल 1 साल का ही लिया है, बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो बेटा मैं यहां पर क्या करूंगा, देखो 31 मार्च 2023 को मुझे एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज, मुझे ये खर्चा रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा किस दिन? 31 मार्च, सॉरी 24, 31 मार्च 24 को मुझे खर्चा बुक करना पड़ेगा। इस दिन तो इसकी अनाउंस की है, आया समझ में? किस दिन ये मेरा खर्चा हो गया, किस दिन पता पड़ेगा कि खर्चा हो गया? मान लो एम्प्लॉय इस बीच छोड़ के चला गया, तो मैं ये ऑप्शन उसको दूंगा क्या? यदि एम्प्लॉय इसी बीच चला गया, मार्च 24 के पहले पहले चला गया, तो मेरा खर्चा हुआ क्या? क्या मैंने उसको डिस्काउंट पे शेयर इशू करने पड़ेंगे? तो फिर मुझे वो खर्चा किस दिन बुक करना चाहिए, कब तक वेट करना चाहिए? अप्रैल 23 को ही खर्चा बुक कर दूं या 31 मार्च 24 तक वेट करूं? 31 मार्च 24 तक वेट किया, तो अब आ गई 31 मार्च 24। इस दिन क्या है? ऑप्शन वेस्टेड, मतलब एम्प्लॉय को अधिकार मिल गया, अब मुझे उसे 60 रुपए डिस्काउंट पर शेयर देना पड़ेगा। ये मेरी ऑब्लिगेशन है,
उसका ऑप्शन है। तो मुझे अब खर्चा बुक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं एंट्री करूंगा एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस 60 रुपीज डेबिट। एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस मुझे इसी साल खर्चा बुक करना पड़ेगा, खर्चा डेबिट कर दिया। तो क्रेडिट क्या करूं, अभी तो इशू नहीं हुआ, जब इशू करते तब प्रीमियम क्रेडिट करते ना। अभी शेयर इशू, यदि एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया है वो शेयर लेगा तभी तो प्रीमियम बुक करेंगे, यदि शेयर उसने नहीं लिया तो फिर प्रीमियम कैसे बुक कर देंगे। इसलिए अभी क्या करूं बेटा, इस ये आपके सिलेबस का मतलब आप नहीं बता सकते, मुझे ही बताना पड़ेगा। और मैंने भी लॉजिक से नहीं, मैंने भी पढ़कर सीखा है। जो इस पर गाइडेंस नोट वगैरह थी उसको पढ़कर सीखा कि अकाउंटिंग कैसे होती है, उन्होंने जो गाइडलाइन दी है वैसे करनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं इसॉप आउटस्टैंडिंग, इसॉप आउटस्टैंडिंग 60 रुपीज। इसमें ये तो मेरा एक्सपेंस है और ये मेरी लाइबिलिटी है, ये मेरी लाइबिलिटी। हाँ, ये मेरी लाइबिलिटी बेटा। अब लाइबिलिटी क्यों, मुझे अगले साल एम्प्लॉय को 60 रुपए का बेनिफिट देना है, मुझे देना है। आपको बेनिफिट मिलेगा पर मुझे तो बेनिफिट बेनिफिट देना है, ये मेरी क्या हो गई। और जब मैं एक्सपेंस डेबिट करूंगा तो करस्पॉन्डिंग क्रेडिट कुछ करना ही पड़ेगा, और प्रीमियम क्रेडिट कर नहीं सकता अभी क्योंकि अभी शेयर इशू। तो मैंने ये एंट्री कर दी और अगली एंट्री एंड इसी दिन P&L टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस, इस खर्च को मैं डाल दूंगा P&L में, इस खर्च को डाल दूंगा मैं P&L में। इज इट ओके। अब बैलेंस शीट में 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट में बेटा एक्सपेंस हो गया अप्रैल में, कौन सा अकाउंट बचा है, इस सब आउटस्टैंडिंग, ये मेरी करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा। करंट लाइबिलिटी में इस सब आउटस्टैंडिंग 60 रुपीज, ये मेरी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है, क्योंकि मुझे ये शेयर जल्दी ही, मुझे ये बेनिफिट एम्प्लॉय को देना है, जल्दी ही देना है, विद इन ईयर ये बेनिफिट देना है। तो मैं इसको शो करूंगा एज ए करंट लाइबिलिटी। ये है इस का एक स्टार्टिंग। इज इट क्लियर। आपको समझने में जल्दबाजी दिखानी पड़ेगी बेटा, क्योंकि ये चैप्टर पूरा तो नहीं, पर मुझे बेसिक बताना है तो इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता बेसिक समझाने के लिए। आपको अपनी ग्रेस्पिंग इंक्रीज करके जल्दी जल्दी समझना होगा। मैंने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, बस नई चीज़ें हैं तो टाइम लगता है। और एक ही दिन में आपने डिवेंचर वाला पॉइंट भी समझा है, वो तो इजी था, और ये वाला पॉइंट भी आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं एग्जाम्पल बदल रहा हूँ, हो गया क्लियर। एक और एग्जाम्पल, हाँ सॉरी, अब अगले साल, सॉरी सॉरी, अभी तो बचा है ना बेटा, नेक्स्ट ईयर तो बचा ही है अभी। ऑन 1 अप्रैल 2024 डेट व्हेन एम्प्लॉय कैन एक्सरसाइज हिज या हर ऑप्शन, ये वो डेट जिस दिन एम्प्लॉय अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता है, कंपनी से शेयर्स खरीद सकता है। हाँ, एम्प्लॉय का बेनिफिट हमको 23-24 में मिला है तो खर्चा भी 23-24 में डलेगा, क्योंकि 24-25 में तो चले जाएगा ना, वो जा सकता है। जब बेनिफिट आपने उससे लिया है कम सैलरी पर 23-24 में, तो खर्चा भी 23-24 का हुआ। लॉजिक समझ में आया आपको। अब बेटा अब क्या एंट्री होगी, केस 1 एम्प्लॉय एक्सरसाइज ऑप्शन, एम्प्लॉय ने अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया, मतलब उसने शेयर लिए या नहीं लिए, लिए। तो बेटा एंट्री कंपनी में क्या होगी, बैंक डेबिट। बैंक डेबिट कितने से, 120 से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो लग देता हूं टू इक्विटी
कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होती है। सो यह आने वाला है सिक्योरिटी प्रीमियम। अब आप अपना नॉलेज यूज कीजिए और मुझे एंट्री को कंप्लीट कीजिए। फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। इसॉप, यस यस, इसॉप 60 वाला डेबिट करो, इसॉप आउटस्टैंडिंग डेबिट करो, और यहाँ प्रीमियम 80 रुपीज क्रेडिट कर दो। ये एंट्री होगी ऑन 1 अप्रैल 24। इसॉप आउटस्टैंडिंग डेबिट क्यों हुआ? कंपनी के लिए वो क्या थी बेटा? लाइबिलिटी, कि हमें बेनिफिट देना है, मुझे बेनिफिट देना है, और मैंने बेनिफिट दे दिया। अब दे दिया तो लाइबिलिटी खत्म करो ना। मैंने लाइबिलिटी को डेबिट कर दिया, अब बेनिफिट देना नहीं रहा तो लाइबिलिटी खत्म। इस सब हाउसिंग डेबिट। बस ये एंट्री होगी अलॉटमेंट की। केस 2, left of vested option means option not exercised till last date। एम्प्लॉई ने अपने अधिकार का यूज नहीं किया, आखिरी तारीख भी आ गई तब भी उसने अधिकार का यूज नहीं किया, तो क्या हो गया? जो उसको ऑप्शन मिला था, अधिकार मिला था, वो रहा या लैप्स हो गया? लैप्स मतलब चला जाना, खत्म हो जाना, लैप्स हो जाना। तो आप एम्प्लॉई ने जो समय दिया था 120 रुपये देकर शेयर खरीदने का, वो समय चला गया, तब तक एम्प्लॉई ने शेयर कंपनी से अप्लाई नहीं किए, क्योंकि उसका ऑप्शन था, उसने अपने ऑप्शन को प्रयोग नहीं किया। और वो डेट जो कंपनी ने दी थी कि भाई 1 अप्रैल के से तुम्हारा ऑप्शन शुरू होगा, 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में पैसा दे देना, या 1 से 10 तक दे देना, पर एम्प्लॉई ने 10 तक पैसा नहीं दिया, तो उसका अधिकार रहा या खत्म हो गया? अब वो लैप्स हो गया, तो अब क्या एंट्री की जाए? यस, आप अपने लॉजिक से एंट्री बता सकते हो। अब वो ऑप्शन खत्म हो गया है, तो क्या एंट्री करेगा? कौन बोलना चाहेगा? डरो मत, पहले बोलने वाला हिम्मत वाला ही कहा जाएगा, बाकी सब डरपोक। गलत बोलेगा तो भी हिम्मत वाला है, डरो मत। बोली बेटा। हाँ, आप सही हैं। इसॉप आउटस्टैंडिंग नाम की लाइब्रेरी पड़ी ना हमारी बुक्स में? अभी लाइब्रेरी रही है, खत्म हो गई अब? तो इसॉप क्योंकि लास्ट डेट आ गई और एम्प्लॉय ने शेयर नहीं लिया और ना अब वो ले सकता है, तो कंपनी की लाइबिलिटी खत्म, तो इसॉप आउटस्टैंडिंग डेबिट करना पड़ेगा। सही है, डेबिट करो। 2 क्या करेंगे? बोली बेटा। 2 P&L, लेकिन मैं आपको करेक्ट करूंगा, लेकिन आप गलत नहीं बोल रहे बेटा। P&L क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? आप सही बोल रहे हो, पर मुझे रीजन बताओ ना, बाकी दुनिया को भी तो पता पड़े कि आपने सही सोचा है। क्यों क्रेडिट कर रहे हो P&L? बोलो। हाँ, पिछले साल ये एक्सपेंस कहाँ डाल दिया था, उससे प्रॉफिट कम हो गया था, लेकिन ये खर्चा हुआ या नहीं हुआ? डिस्काउंट देना पड़ा या नहीं देना पड़ा? न दिया न देंगे। डिस्काउंट न दिया तो हमने जो डिस्काउंट बुक कर लिया था उसको पीएल में डाल दिया था, उससे प्रॉफिट कम हो गया था, वो प्रॉफिट हमें अब बढ़ाना पड़ेगा। करेक्ट, तो हमें प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। तो 2, लेकिन इस पर जो गाइडेंस नोट दिया गया है, मतलब जो हमें गाइडलाइन दी गई है, उससे वो पीएल की बजाय कहाँ डालते हैं? जनरल रिजर्व में क्रेडिट करवाते हैं। कहाँ पर? जनरल रिजर्व भी तो प्रॉफिट ही है, अल्टीमेटली प्रॉफिट ही बढ़ रहा है, पर नाम क्या कर दिया? जनरल रिजर्व। इस प्रॉफिट को भेज दो जनरल रिजर्व में। अर्लियर इट वाज एक्सपेंस, तो हमारा प्रॉफिट कम हुआ था, प्रॉफिट बढ़ा दो, रिवर्स एंट्री मार दो। यस, ऑनलाइन सही था बेटा, आप भी।
आयुष, आप सही बोल रहे थे। पारुल, आप भी सही बोल रही थी कि एक्सपेंस को रिवर्स मार दो, एक्सपेंस और लाइब्रेरी को डेबिट करके जनरल को क्रेडिट कर दो। अब प्रॉब्लम यह है, मैं इससे ज़्यादा क्या टाइम दूँ समझाने के लिए। ये था बेसिक्स फॉर स्टॉप। अब मैं जानता हूं कि ये उतना सफिशिएंट नहीं है पूरे चैप्टर के हिसाब से, पर क्या करूं, टाइम नहीं है अपने पास कि मैं इस पर ज़्यादा टाइम दूं। हाँ, आपको डिटेल में पढ़ना हो तो मेरे पुराने वीडियो में डाल दूंगा इस के, वो देख लेना, उसमें बहुत डिटेल में है क्योंकि पूरा चैप्टर था। ठीक है बेटा, क्या एक और एग्जाम्पल लूं, इसी सॉप पर एक और एग्जाम्पल लूं, एक और एग्जाम्पल लूं, जैसा आप चाहो। मौलिक कहता है सर आ गया समझ में, और लोग कहती नो सर। पीयूष कहता है यस सर, ये तो ऑनलाइन वाले हैं, ऑफलाइन। एक एग्जाम्पल लूं, ठीक है ले लेता हूं एग्जाम्पल। उदयजीत कहता है समझ में आ गया। अब ठीक है, एग्जाम्पल, पर मैं एग्जाम्पल वैसे ले रहा हूं जैसा क्वेश्चन में आने वाला है, बस उतना ही लूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं लूंगा। बस ये होगा कि देयर आर 2 employees in company on 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 22 को कंपनी में 2 एम्प्लॉई हैं। नाम है, नाम रखूं क्या, अच्छे नाम रखूं, कौन, अरे अच्छे नाम मतलब ये फिल्मी नाम बताओ, ये गौरव वौरव क्या होता है। कौन फिल्मों में आजकल कौन हीरोइन चल रही बताओ ना नाम, मुझे पता नहीं रहता है। अच्छे नाम बताओ, थोड़े नए नाम बताओ, वो मत बताना, दीपिका पादुकोण मत बताना ना, दीपिका, कियारा, पर कियारा की शादी हो गई यार। अब नाम लेना ठीक नहीं है। अनन्या पांडे अच्छी है क्या, हाँ अच्छी है। वो टाइगर श्रॉफ की जो वो गर्लफ्रेंड थी ना, दिशा पटानी, वो भी अच्छी है। नाम लो तो अच्छा ही लो बेटा, और जिस नाम पर किसी और का टेक लगा वो नाम क्यों ले अपन। पर आप कहोगे सर अपनी उम्र का लिहाज करो, 28 साल में आप ऐसे नाम लेते हो, तो मैं नाम लेता हूं A&B। चलो ये लो, ये तो निहायत ही बोरिंग एग्जाम्पल है A&B, पर क्या करूं बेटा, आप 11th 12th से पढ़ते आ रहे हो कि ए बी पार्टनर, पर ठीक है। A&B 2 एम्प्लॉई हैं, कंपनी ऑफर allotment of 500 shares to each if they remain in company, if they remain in company till 31st March 2023। वो 31 मार्च 23 तक कंपनी में टिकते हैं तो उन्हें हर एम्प्लॉय को 500 शेयर दिए जाएंगे। 500 शेयर अलॉट करने का ऑप्शन टू एम्प्लॉय, ये क्या है, एम्प्लॉय का ऑप्शन है। अब यहां पर फेस वैल्यू 100 है, मार्केट प्राइस 300 रुपया है पर शेयर, और इश्यू प्राइस कंपनी देने को तैयार है 300 वाला शेयर कितने में, 200
20, 220 में देने को तैयार है। ठीक, 2 साल मत लो बेटा, क्योंकि जो क्वेश्चन आया उसमें 1 ही साल है, तो मैं 2 साल के 3 साल वाले क्वेश्चन में मैंने करवाए हैं, पर मैं नहीं ले रहा हूँ बेटा। जेक्लीन भी गई, क्या नाम हमारे नहीं, मैं नहीं जानता बेटा। अब यहां पर ठीक है, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। एम्प्लॉई कैन एक्सरसाइज his option if vested till from 1st April 2023 to 10th April 2023। 1 अप्रैल से 10 अप्रैल, इन 10 दिनों में एम्प्लॉई कंपनी से ये शेयर खरीदने का अधिकार रखता है। यदि उसको ऑप्शन वेस्ट हो गया, 1 साल टिक गया, तो उसको अधिकार मिल जाएगा और वो अपने अधिकार का प्रयोग इस 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में कर सकता है, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में। ये वो मैं क्वेश्चन वो करवा रहा हूं जो मेरे दिमाग, इसलिए कि वो अपने जो क्वेश्चन आने वाला उसमें इस तरह का पॉइंट है। ठीक है, अब सॉल्यूशन। सबसे पहले एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस ये निकालना पड़ेगा। 300 माइनस 200, ये 80 रुपये पर शेयर है, ये एक्सपेंस 80 रुपये पर शेयर है। कंपनी 300 वाला शेयर 220 में दे रही है, मतलब 80 रुपये का घाटा उठा रही है, 80 का डिस्काउंट दे रही है। ये कंपनी के लिए एक्सपेंस हुआ, ये कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई, ये एक्सपेंस है। एक शेयर पर 80, तो 500 शेयर पर 80 रुपये प्रति शेयर इंटू 500 शेयर, 40,000 क्या आया खर्चा पर शेयर, पर पर्सन पर एम्प्लॉई। एक शेयर ये 500 शेयर का है, तो 40,000 हुआ पर पर्सन। ऐसे कितने पर्सन है? 2 एम्प्लॉइज। तो खर्चा कितना हो गया? 80,000 रुपए का खर्चा हो गया। ये है एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर। कौन सी ईयर का खर्चा है ये? 2022 2023। 22-23 का खर्चा है, 23-24 का? 22-23, क्योंकि एम्प्लॉय 22-23 के बाद तो नौकरी छोड़कर जा सकता है, उसने सेवाएं दी है 22-23 में, तो कंपनी ने एम्प्लॉय से लाभ उठाया 22-23 में, तो ये खर्चा भी 22-23 का ही माना जाएगा। ठीक है, अब ये खर्चा कब ड्यू किया जाए, कब बुक किया जाए? 1 अप्रैल 22 को या 31 मार्च 23 को? तो 31 मार्च 23 यानी ये साल एंड हो गया। और यहां लिखेंगे नो, यहां पर मुझे क्वेश्चन, सॉरी अभी मुझे क्वेश्चन में, ठीक है, अच्छा एम्प्लॉई है या चले गए, क्या लिखूं? हम ये मान के चल रहे हैं कितने एम्प्लॉई हैं अभी भी। मान लो दोनों एम्प्लॉई छोड़ के भाग गए होते कंपनी, तो क्या मुझे खर्चा बुक करना पड़ता? क्यों बुक करता? लेकिन दोनों एम्प्लॉई कंपनी में अभी हैं, तो अब दो एम्प्लॉय को, एक एम्प्लॉय को 500, मतलब दो एम्प्लॉय को मुझे 1000 शेयर देना मेरी जवाबदारी है, मेरी लाइबिलिटी है कि मैंने 80 रुपए कम रेट पर शेयर दूंगा। ये मेरी लाइबिलिटी है और मेरा एक्सपेंस भी है, तो मैं एंट्री करूंगा एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस, शॉर्ट फॉर्म चलेगा ECE। 80,000 डेबिट टू ESOP आउटस्टैंडिंग, ये मैंने खर्चा बुक कर दिया और लाइबिलिटी बुक कर दी, और ये खर्चा एंड P&L टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस 80,000। इस खर्चे को मैंने डाल दिया PL में। मैंने एम्प्लॉय को कम सैलरी दी, उसकी वजह से मुझे ये लागत लगी, तो ये खर्चा मैंने इस साल का मानकर डाल दिया PL में। अब नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल
23 से 10 अप्रैल 23। ओनली ए applied, yeah, only A exercised his option, only A exercised his option। सिर्फ किसने अपना ऑप्शन यूज किया, मतलब उसे 500 शेयर लिए, मतलब बी ने नहीं किया। तो एक का तो एंट्री क्या होगी फॉर ए, एक एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट कंपनी में 500 शेयर पर कितना रुपए देगा वो, 100 200 500 शेयर लेगा, ए 500 शेयर लेगा और कंपनी को 220 रुपए प्रति शेयर देगा। कितना आया, 1 लाख। ये बैंक में डेबिट। इसऑप आउटस्टैंडिंग डेबिट, लाइबिलिटी डेबिट करेगा वो। हम एक शेयर पर कितनी लाइबिलिटी बुक की थी, एक शेयर पर कितनी लाइबिलिटी बुक की थी, पर शेयर कितनी लाइबिलिटी, 80 रुपए पर शेयर ना। तो अरे एक शेयर पे 80, तो 500 शेयर पे लाइबिलिटी खत्म होगी कि नहीं होगी। एक के लिए 500 शेयर की लाइबिलिटी बुक की थी ना हमने, 80 रुपए से कितनी लाइबिलिटी बुक की थी, 40,000। वो लाइबिलिटी रही या खत्म हो गई, तो डेबिट कर दी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 500 शेयर अलॉट किए, फेस वैल्यू 100 और बचा हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख, 1 लाख हुई सिक्योरिटी प्रीमियम। ये हो गया, ए को हमने शेयर अलॉट कर दिए, ए के अलॉटमेंट की एंट्री ये रही। ये है ऑप्शन एक्सरसाइज्ड बाय द एम्प्लॉय। फॉर बी, बी ने ऑप्शन यूज किया या लेफ्ट हो गया, इसको बोलते हैं लेफ्ट ऑफ वेस्टेड ऑप्शन। जो उसको ऑप्शन मिल गया था वो लेफ्ट ऑफ वेस्टेड ऑप्शन ऑन 10 अप्रैल 2023 को, इस डेट को, लास्ट डेट को वो ऑप्शन रहा या खत्म हो गया, 10 तारीख की शाम तक उसने अप्लाई नहीं किया, तो अब स्कीम खत्म। ये लास्ट डेट था स्कीम का। अब एम्प्लॉई चाहकर भी शेयर अप्लाई नहीं कर सकता, तो उसका अधिकार भी लैप्स हो गया, अधिकार खत्म हो गया। तो क्या एंट्री करेगी कंपनी, इस सब आउटस्टैंडिंग डेबिट कर देगी। कितने शेयर पर, 500 शेयर पर 80 रुपए से कितना, 40 का ऑप्शन खत्म कर देगी, लायबिलिटी खत्म कर देगी। और टू जनरल, और इस प्रॉफिट को, रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस को जनरल रिजर्व में क्रेडिट कर देगी। बस अब मत बोलना सर और कराओ, बस अब बोलोगे तो भी नहीं कराऊंगा। तो अब आपको लेक्चर और देखने का शौक हो तो इसी को रिपीट मार लेना घर बैठ करके 2 बार 3 बार, तो शायद समझ में आ जाए। ये सब आउटस्टैंडिंग डेबिट टू जनरल रिजर्व, हमने एक्सपेंसेस रिवर्स मार दिए, क्योंकि बी को जो बेनिफिट दिया था वो उसने यूज नहीं किया, तो कंपनी की लायबिलिटी खत्म। अब कंपनी ये बेनिफिट नहीं देगी, तो कंपनी को रिवर्स मारना पड़ेगा। इस सब आउटस्टैंडिंग नाम की लायबिलिटी डेबिट कर कर प्रॉफिट यानी जनरल रिजर्व क्रेडिट करना पड़ेगा। अब यही का ये पॉइंट किसी क्वेश्चन में आ जाए तो मुझे वापस से समझाना ना पड़े, बस ये ध्यान रखना। ऐसा लगे सर ये क्या हो रहा है, क्या बता रहे हो सर आप, कहां से आ गया। मैं आपको एक शेयर का लेकर एग्जाम्पल बता चुका हूं और आपको 2 एम्प्लॉय का लेकर भी एग्जाम्पल बता चुका हूं, ठीक है।